आदमी मुसाफिर है, आता है चला जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। मगर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि यादें किस तरह की हैं। हम सब जानते हैं कि यादें कर्मों से बनती हैं। जीते जी आपने जो किया उन्हीं को याद किया जाता है। वैसे तो रिवाज ये है और इंसानी फितरत ये है कि किसी की भी मौत पर दुख होता ही है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी जब दुनिया को छोड़कर जाता है, विदाई लेता है, तो लोग उसके बारे में उसकी अच्छाइयों को ही याद करना चाहते हैं। हालांकि अच्छे और बुरे व्यक्ति के जाने का अंतर यही होता है कि किसी को जुबानी दुआ मिलती है, दिखावटी, और किसी को दिल से दुआ मिलती है। करोड़ों भारतीयों की ओर से देश के किसानों, नौजवानों की तरफ से ऐसी ही दुआ पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री सत्यपाल मलिक को मिल रही है, क्योंकि जाते जाते आखिरी वक्त में उन्होंने जो साबित किया, जो करके दिखाया, उसका मानदा बहुत कम लोगों के भीतर होता है। जो व्यक्ति 5-5 राज्यों के राज्यपाल रहे हों, उसके पहले केंद्र में मंत्री रहे, तमाम पदों को संभाला, बहुत सारी सुख सुविधाओं के जिए हों, जीवन के आखिरी वक्त में जब सुविधाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ऐसे दौर में जब तमाम दुखों को, परेशानियों और तनाव को, दबाव को झेलना पड़ा, तब भी डरे नहीं, झुके नहीं, किसी के सामने सरेंडर नहीं किया, लटकासन नहीं किया। ये काम कोई 56 इंच वाला ही कर सकता है। तो आज स्वर्गीय सत्यपाल मलिक की 56 इंची छाती यानी मर्दों वाले जीवन को याद करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने मोदी शाह की गुजराती जोड़ी को जाते जाते कौन सा संदेश दिया है। ये संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है, गंभीर है, सिर्फ गुजराती जोड़ी के लिए नहीं बल्कि हमारे आपके सबके लिए। इसके साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक जज की, जो कि दुनिया में तो हैं लेकिन पद से रिटायर हो गए हैं और अब उन्होंने देश भर के जजों को जो पाठ पढ़ाया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यूं कहिए कि अदालतों में बैठकर सत्ता के गीत गाने वाले जज इनकी बातें अगर सुन लें तो उनके काने खड़े हो जाएंगे। इन्होंने बताया है कि एक जज को कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एकदम आसान भाषा में पूरी बात आपको बताएंगे, टकटकी लगाकर सुनते जाइए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। आपके इस चैनल की मजबूती के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक्शन है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी मुसाफिर है, जाने के लिए ही आता है। सबको मालूम है कि आप इस धरती पर अरबपति हो या खरबपति हो, चाहे भीख मांगकर खाते हो, जब जाएंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा, अपना शरीर तक यहीं छोड़कर जाना है। मगर सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोग भौतिक सुख सुविधाओं के लिए इतने लालायित होते हैं कि उनके लिए नैतिकता, इंसानियत जैसी कोई चीज़ मायने नहीं रखती। स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी 24 जुलाई 1946 को जन्मे थे। यूपी के बागपत के हिसवाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। किसान परिवार से थे। BSc LLB तक की पढ़ाई की। 1966 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से छात्र संघ अध्यक्ष बने। 1974 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचे यानी विधायक बने। 1980 में राज्यसभा सदस्य बने यूपी से। 84 में कांग्रेस में शामिल हुए। 2 साल बाद फिर से राज्यसभा पहुंचे। बोफोर्स विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया और जनता दल में वापस हो गए। 1991 में लोकसभा पहुंचे। केंद्र में मंत्री भी रहे। 2004 में भाजपा में शामिल हुए। 2012 में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने। बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय देश के 5 राज्यों के राज्यपाल के तौर पर काम किया। इन्हीं के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में धारा 370 को संशोधित किया गया। साल 2021 में इन्होंने एक कार्यक्रम में आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए इन्हें करोड़ों रुपए की रिश्वत ऑफर की गई। इनके पास 2 फाइलें आई थीं। इनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार के मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। इन्होंने बताया कि इनके अपने सचिवों के अनुसार इन फाइलों में घोटाला था, यानी घोटाला करने के लिए इनकी मंजूरी की जरूरत थी, लेकिन इन्होंने डील को ही रद्द कर दिया। सत्यपाल मलिक ने बताया कि 150 करोड़ की 2 ऑफर थे, यानी 300 करोड़ रुपए 2 फाइलों पर साइन करने के बदले इन्हें मिल जाती, मगर इन्होंने 3 अरब रुपए को ठुकरा दिया और कह दिया कि मैं 5 कुर्ता पैजामा के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। अगर CBI पूछेगी तो मैं ऑफर देने यानी घूस की पेशकश करने वालों का नाम भी बता दूंगा। यानी इनके अनुसार 300 करोड़ 3 अरब रुपए घूस लेने का मौका इनके पास था, मगर इन्होंने उसको ठुकरा दिया। भ्रष्टाचार की पोल खोली। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी रकम है। अपने आखिरी दिनों में इन्होंने कहा कि मेरी भी इच्छा है कि मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा पाऊं, मगर नहीं हो पा रहा है। मेरे पास ढेर सारे पैसे होते तो सरकारी अस्पताल में थोड़ी ना होता। अपने कई इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि सुरक्षा छीन ली गई, 2 कमरे के किराए के फ्लैट में रह रहे थे। यानी जब इन्होंने सत्ता से सवाल करने शुरू किए, भ्रष्टाचार की पोल खोलना शुरू किया, तो इनसे सब कुछ छीन लिया गया।
सामान्यतया जो पूर्व राज्यपालों को मिलता है वो चीजें भी, वो सुविधाएं भी कथित रूप से इन्हें नहीं दी गई। इसके अलावा जो निकृष्टतम काम किया जा सकता था, यानी नीचता की हद पार करते हुए स्वर्गीय सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। सामान्य तरीके से उनका अंतिम संस्कार हो गया। यानी सोचिए, जो व्यक्ति 5-5 राज्यों के राज्यपाल रहे, उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। इसका फैसला, यानी सम्मान नहीं देने का फैसला जिसने भी किया होगा वो कितना गिरा हुआ, घटिया और निकृष्ट व्यक्ति होगा। शायद ये अन्य लोगों को भी संदेश दिया गया होगा कि हमारे खिलाफ मुंह खोलोगे, भ्रष्टाचार की पोल खोलोगे, सत्यवादी बनोगे तो सत्यपाल जैसा हाल बना दिया जाएगा। जैसे हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति बनाया गया और उसके बाद से ये किस दुनिया में है किसी को कुछ अता पता नहीं है। सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के मामले में एफआईआर दर्ज की। हाल ही में 22 मई को सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट भी दाखिल हुई। बार बार ये कहा गया कि जो भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है उसे ही फंसाया जा रहा है। साल 2021 में पुलवामा हमले को लेकर भी इन्होंने बेहद गंभीर आरोप मोदी सत्ता पर लगाए। कहा कि जवानों को सिर्फ 5 जहाज की आवश्यकता थी, सरकार ने नहीं दिया। महीनों तक एप्लीकेशन पड़ी रही। जवानों के लिए आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। हमले का इनपुट होने के बाद भी कुछ नहीं किया गया और मुझे बार बार बोलने से मना किया गया। स्वर्गीय सत्यपाल मलिक ने कई बार इंटरव्यू में इस बात को दोहराया कि जब पुलवामा की घटना हुई तो नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। घंटों बाद जब बाहर आकर मुझे फोन किया और बात हुई, मैंने कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है, यानी हमारी गलती से हमारे जवान मारे गए हैं। तो नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि आप चुप रहिए, किसी से कुछ कहना नहीं है। और फिर पुलवामा की घटना को किस तरीके से राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अप्रैल 2023 में सत्यपाल मलिक ने कहा कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। यदि किसान इकट्ठे नहीं हुए और नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा आ गई तो किसान बचेंगे नहीं। वे सबसे पहले खेती को खत्म कर देंगे ताकि आप मजदूरी करने लगो, तो उसके बाद फौज को खत्म कर देंगे। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। सत्यपाल मलिक जी ने बहुत पहले ही एक तरह की भविष्यवाणी कर दी थी कि देश की जनता को चुनाव में हिस्सा लेने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। 21 मई 2023 को इन्होंने कहा था कि अगर अगले चुनाव तक जनता ने इनके खिलाफ मतदान नहीं किया, यानी नरेंद्र मोदी को हराया नहीं, तो ये जनता को मतदान करने के लायक ही नहीं छोड़ेंगे। कह देंगे कि जब हम ही बार बार चुनाव जीतते हैं तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है। न कोर्ट रहेगी, न फोर्स रहेगी, न फौज रहेगी और न कोई ऐसा सिस्टम रहेगा जिससे इन पर कंट्रोल किया जा सके। अब इनकी भविष्यवाणी किस तरह से सच हो रही है, इधर देखिए। एसआईआर का मामला तो याद ही होगा, क्या ये वही मामला नहीं है आपको वोट देने से ही रोक देने का? 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। बाकी महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में कौन कौन से आरोप लगे, लोकसभा चुनाव में कौन से आरोप लगे, लगातार लग रहे हैं। राहुल गांधी एटम बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, ये सब तो हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवाते हैं। भ्रष्टाचार में इनकी अपनी हिस्सेदारी भी होती है और पूरी रकम अडानी को चली जाती है। यानी हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी की होती है और वो चला जाता है अडानी के खाते में। यानी वही आरोप जो बार बार जगह जगह से लगे। साहेब भ्रष्टाचार करवाते हैं, बिजनेस दिलवाते हैं और इनका पूरा कमीशन अडानी को जाता है। यानी पैसा पूरा साहेब का है, अडानी तो खाली मैनेजर है। वही आरोप जो अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। और हाल में 6 मई 2025 को पहलगाम की असफलता के बाद उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली है। पिछले दिनों राहुल गांधी को दिए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा था कि मैं लिख कर दे रहा हूं, अब नहीं आएगी मोदी सरकार। हालांकि लोकसभा चुनाव में घपलेबाजियों के कितने आरोप लग रहे हैं वो भी आपके सामने है। स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जब जीवन के आखिरी दौर से गुजर रहे थे, गंभीर रूप से बीमार थे, तब भी आरोप लगे कि सत्ता इन्हें परेशान कर रही है, डिस्टर्ब करना चाहती है, इनकी जबान पर ताला लगाना चाहती है और बदला लेना चाहती है। हो सकता है कि अगर इनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में होता, बहुत बड़ी सुविधाओं के बीच होता, अच्छी सुविधाओं में होता, तो कुछ समय और जिंदा रह लेते। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता कि जहां इलाज हो रहा था वहां सुविधाएं थी ही नहीं। हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर एक अनुमान के हिसाब से हम अगर ये कहें कि अगर और ढेर सारी सुविधाएं मिलती, इतना दबाव न होता, अपमानित करने का प्रयास न होता, टॉर्चर न होता सत्ता की तरफ से, गुजराती जोड़ी की तरफ से, तो शायद कुछ दिन और जी लेते। यदि चाटुकारिता करते रहते, लटकासन करते, शायद आखिरी वक्त तक बड़ी बड़ी गाड़ियों और सरकारी बंगले में अच्छी सिक्योरिटी के साथ रहने का मौका मिल जाता। मगर क्या वो मिलता जो आज मिल रहा है? क्या वो सम्मान और दिल से सम्मान मिलता जो आज देश की जनता के मन में इनके प्रति है, देश के किसानों के मन में इनके प्रति है? अगर इन्होंने तमाम दुख और परेशानियां झेल कर भी सच का साथ नहीं दिया होता तो हम भी या तो आज इनकी विदाई पर बात नहीं कर रहे होते, और यदि करते भी तो कर्म याद दिलाते। जैसे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद
बाद उनके कर्म याद दिलाए गए। तो सत्यपाल मलिक जी का सबसे बड़ा संदेश गुजराती जोड़ी और हम सब के लिए यही है कि आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक सत्य के पालक बने रहिए, सत्यपाल बने रहिए। सच को सच की तरह प्रस्तुत करेंगे तो जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा वो भी दिल से आपके लिए दुआ ही करेगा। दिमाग भले ही कहे कि उसने आपके साथ दुश्मनी की, मगर दिल से दुआ ही निकलेगी। मगर सवाल यह है कि क्या ये बातें उन लोगों को कभी समझ में आएंगी जिनकी सत्ता के पीछे गुजरात दंगों से लेकर पुलवामा, मणिपुर और पीएम केयर फंड से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक तमाम स्कैम जुड़े हुए हैं, हजारों झूठ और लाखों फरेब की हिस्सेदारियां हैं। उन लोगों को ये कौन समझाए कि कुर्सी चाहे जितनी बड़ी हो, एक न एक दिन तो जाएगी जरूर। कम से कम जाते जाते कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोग आपको याद करें। हालांकि लोग याद तो करेंगे, मगर किस रूप में याद करेंगे ये मायने रखता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से पूर्व जस्टिस अभय एस ओका रिटायर हो चुके हैं, मगर लोग उनको याद करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अपने कार्य दिवस के आखिरी दिन भी उन्होंने कई बेंचों में हिस्सा लिया और 11 फैसले सुनाए। और ये काम भी उन्होंने तब किया जब एक दिन पहले ही उनकी मां का निधन हुआ था, यानी एक दिन पहले ही अनाथ हुए, मुंबई में अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और फिर तुरंत वापस आ गए लास्ट वर्किंग डे पर काम करने के लिए दिल्ली। और कार्य के दिन, आखिरी दिन 11 फैसले सुनाए। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट के दिन जज लोग फैसला नहीं सुनाते हैं, हिस्सा ही नहीं लेते हैं, लेकिन जस्टिस ओका ने इस रवायत को बदल दिया और उन्होंने कहा कि आखिरी दिन भी जजों को फैसला सुनाना चाहिए, बेंच का हिस्सा बनना चाहिए, यह ठीक रहता है। और अब रिटायरमेंट के बाद ग्लोबल ज्यूरिस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, जिसका विषय था न्यायपालिका में नैतिकता, एक प्रतिमान या विरोधाभास, इस विषय पर बोलते हुए जस्टिस ओका ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जरा ध्यान से सुनिए और वो मिलाड लोग भी ध्यान से सुने जो कुर्सी पर बैठ के किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता बनने की ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद वाला प्लान सेट कर रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं। जस्टिस ओका ने कहा कि जब तक आप जज की शपथ नहीं लेते हैं तब तक नैतिकता के बारे में आपके अपने विचार हो सकते हैं, अपनी एक धार्मिक आस्था या विश्वास हो सकता है, मगर जिस दिन आपने एक न्यायाधीश के रूप में शपथ ले लिया तब आपकी बोलचाल आम नहीं रह गई है, सामान्य नहीं है। न्यायाधीश बनने के बाद आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। जो कुछ भी कानूनी है, संवैधानिक है, वही आपके लिए नैतिक है, और जो भी कानूनी या संवैधानिक नहीं है वो अनैतिक है। यानी जजों के लिए नैतिकता का अर्थ क्या होना चाहिए वो जस्टिस ओका बता रहे हैं कि अगर कोई चीज संवैधानिक है, कानूनी है, तो वो नैतिक है, अन्यथा वो अनैतिक है, उसे मत करिए। जस्टिस ओका ने कहा कि एक जज को लोकप्रिय राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि देश में जिसकी हवा चल रही है उसके पक्ष में फैसला देने लगे। साथ ही साथ फैसला देते समय जज को फैसले के परिणाम की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि जज साहब सोच रहे हैं कि न्याय तो पूरब की तरफ जा रहा है, मगर पूरब की तरफ न्याय चला गया, हमारा फैसला चला गया, तो पश्चिम में बैठा वो सत्ता में है, उसको बुरा लग जाएगा। जज को ये नहीं सोचना चाहिए। साथ ही साथ फैसला देते समय उसे भविष्य की संभावनाओं पर भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे इस फैसले से फलाने नाराज हो जाएंगे तो हमको राज्यसभा नहीं भेजेंगे, राज्यपाल नहीं बनाएंगे, कुर्सियां नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों का क्या होगा। यानी जस्टिस ओका के अनुसार कानून और संविधान के मद्देनजर जो फैसला आपको दिख रहा है उसी को लिखिए, बिना भविष्य की चिंता किए, बिना लोकप्रियता से प्रभावित हुए और बिना किसी लोभ लालच की, क्योंकि समाज और राजनीतिक हस्तियों का दबाव खासकर गंभीर अपराधों के मामले में न्यायिक फैसलों को प्रभावित कर सकता है। इन्होंने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री सहित सार्वजनिक हस्तियां समय से पहले ही किसी आरोपी को दोषी करार देती हैं और इसका असर जजों पर होता है, उनके आचरण पर होता है। आप मान लीजिए कि सत्ता में बैठा हुआ कोई नेता किसी व्यक्ति को दोषी बता रहा है, उसके नाम पर वोट मांग रहा है, माहौल बना रहा है, तो जब वो केस जज के सामने आएगा, जमानत की मांग होगी, तो जज चाहे बिना भी सोचेंगे कि इतने बड़े के नेता हैं, इन्होंने इसको दोषी बता दिया है, हम जमानत दे देंगे तो नेताजी नाराज हो जाएंगे, उनका माहौल बिगड़ जाएगा। कई बार हो सकता है इस कारण भी जज लोग जमानत देने से डर जाते हो, तभी तो 5-5 साल से तमाम मुस्लिम नौजवानों को जमानत नहीं मिल रही है, कुछ तो कारण है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कई बार जघन्य अपराध होते हैं, खासकर महिलाओं के खिलाफ पुलिस पर आरोपियों को पकड़ने का दबाव होता है, फिर राजनेता और मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि आरोपियों को फांसी दी जाएगी। समाज के तमाम जिम्मेदार लोग भी आरोप के आधार पर ही दोषी ठहरा देते हैं, मगर भूल जाते हैं कि फैसला सबूतों के आधार पर होता है, मौजूदा कानून के आधार पर सजा सुनाई जाती है। किसी नेता के बोल देने से तुरंत फांसी नहीं चढ़ा दी जाएगी। किसी आपराधिक मामले की सुनवाई अगर मैं कर रहा हूं
हूं तो ये देखना होगा कि कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत क्या हैं और कानून के हिसाब से ही सजा दी जा सकती है। जस्टिस ओका ने कहा कि एक न्यायाधीश के रूप में हमें ऐसा फैसला सुनाने के लिए तैयार रहना चाहिए जो बहुमत को पसंद ना आए, यानी बहुमत के हिसाब से फैसला नहीं लिखना चाहिए। यही एक न्यायाधीश का कर्तव्य है। इसके साथ ही उन्होंने एडीएम जबलपुर मामले में पूर्व जस्टिस एचआर खन्ना यानी पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के चचा का उदाहरण दिया और बताया कि उन्होंने जो फैसला दिया वो सामाजिक स्वीकृति नहीं थी, मगर वो संवैधानिक नैतिकता से बंधे हुए थे और न्यायाधीश संविधान की शपथ से बंधे होते हैं, पारंपरिक नैतिकता से नहीं। इसलिए न्यायाधीश असहमति भी जताते हैं। जस्टिस ओका ने यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जैसे ही एक वकील को जज के तौर पर सिफारिश किया जाता है, उनकी प्रैक्टिस बंद हो जाती है, यानी कोई अपना मुकदमा लेकर उनके पास नहीं जाता है। ऐसे में यदि 9-10 महीने एक व्यक्ति को नियुक्ति नहीं मिलती है, उन्हें काम नहीं मिलता है, तो क्या इससे अच्छे वकीलों की जज बनने की इच्छा पर असर नहीं पड़ेगा? यानी कॉलेजियम तक पहुंचने से पहले नामों की जांच मुख्यमंत्री, राज्यपाल और खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है, मगर सिफारिश के बाद भी सरकारें जो देरी करती हैं, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। यानी अच्छे वकील जो हैं उनका मन खट्टा हो जाता है जज बनने के लिए। इसका समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि निचली या अधीनस्थ अदालतें नहीं कहना चाहिए। ये भाषा संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है, क्योंकि यही वो अदालतें हैं, बल्कि प्रमुख अदालतें हैं, जहां देश का आम आदमी पहुंच सकता है, जिसकी पहुंच में होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले पर उन्होंने कहा कि हमें व्यवस्था की आलोचना करने का अधिकार है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के अपने बहुत सारे फैसलों में आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दिए गए अधिकार को बहुत कड़े शब्दों में बरकरार रखा। उन फैसलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस ओका ने कहा कि अदालतों में मुकदमों का बोझ बहुत ज्यादा है, खासकर निचली अदालतों में। मजिस्ट्रेटों के सामने विभिन्न विषयों पर सैकड़ों मुकदमे लंबित हैं, इसलिए ढांचागत मुद्दों पर गंभीर बहस की जरूरत है। यानी ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक जज सिर्फ कानून और संविधान को ध्यान में रखकर फैसला लिखे। वो ये न सोचे कि जनता क्या सोच रही है, उस फैसले को कितने लोग स्वीकारेंगे। वो ये न सोचे कि सत्ता में बैठे लोग उस फैसले को कैसे देखेंगे। वो ये भी न सोचे कि उनके फैसले से कोई नेता नाराज हो जाएगा। वो ये न सोचे कि उनके फैसले से सत्ता खुश होकर रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुछ दे देगी या फिर उन्हें किसी तरह की सजा दे देगी। जो कानून और संविधान के अनुरूप है वही न्यायिक नैतिकता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इन बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अमृतकाल में नैतिकता के लिए कितना स्थान बचा है वो भी जरूर बताइएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज नेता प्रतिपक्ष को कहे कि आप सच्चे भारतीय नहीं हैं, तो क्या हम ऐसे जजों से किसी भी रूप में नैतिकता की उम्मीद कर सकते हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।